हेलो दी, प्लीज़ आंसर माय क्वेश्चन। मेरी सास नीचे और ऊपर के फ्लोर पर मैं रहती हूँ। मेरा 4 साल का बेबी है। वो अपनी मर्ज़ी से कोई भी कुछ भी बोल देता है तो मेरी सास बोलती हैं, उसको किसने सिखाया तुझे? इनडायरेक्ट वे में मुझे टॉन्ट करती हैं। कुछ गलत बोले तो माँ ने सिखाया और कुछ बोले तो पापा ने। कल मेरे बेटे ने मेरी सास को बोला कि आपने कल मेरी मम्मी से लड़ाई की। ने तो उस बात पर लड़ने लग गई, मुझसे ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगी मुझ पे, जबकि मैंने मेरे बेटे को कुछ भी नहीं बोला। मेरी सास स्टेप MIL है मेरी, और बच्चा कभी ज़िद करके रोता है तो मुझे बोलती हैं कैसी माँ है, रो रहा है और तू देख रही है। सगी माँ है कि सौतेली, हर बात पे मेरी परवरिश पर क्वेश्चन करती हैं। मेरी सास बहुत ज़्यादा टॉक्सिक हैं। 10 दिन शांति रहती है, 11वें दिन कुछ ना कुछ इशू क्रिएट करेंगी ताकि मैं कुछ ना कुछ रिएक्ट करूं, और वो ज़ोर ज़ोर चिल्ला के मोहल्ले में मुझे बदनाम करें। काफ़ी बातें मैम मैं इग्नोर करती हूँ, बट गलत बात कैसे सहन करूँ? मेरे हबीबी मेरी साइड से नहीं बोलते, जबकि उनको पता है मेरी माँ गलत है, फिर भी मुझे पीठ पीछे बोलते हैं हाँ गलत है मेरी माँ, फिर भी उनके सामने उनको नहीं बोलते। इस सिचुएशन को कैसे डील करूँ? इस तरीके के एपिसोड 82 में ये घर, सास, ससुर, पति, बच्चों की परवरिश में आने वाली दिक्कतें, अपने पर्सनल डेवलपमेंट में आने वाली दिक्कतें, घर के काम को मैनेज करने के साथ पढ़ाई नहीं कर पा रहे या फिर छोड़ के बैठे हुए हैं, रीस्टार्ट करने में जो प्रॉब्लम्स आती हैं, इस तरीके की हम औरतों की लाइफ की लगभग हर पहलू की समस्याएं इस चैनल पर आप लोगों के कमेंट्स के ज़रिए मेरे तक आती हैं। कोशिश करती हूँ उनको सॉल्व करने की, और अच्छी बात यह है कि लोगों की लाइफ में पॉजिटिव चेंज आ भी रहा है। एपिसोड 82, इसमें अब तक के मैक्सिमम कमेंट्स रिसीव हुए हैं 195, जो ऑब्वियसली पॉसिबल नहीं है इस एपिसोड में सबको लेना। तो देखते हैं, शुरू करते हैं। जो स्टार्टिंग में आए हैं पहले उनको लूँगी, और अगर लेंथ वहाँ तक हो गई बहुत ज़्यादा वीडियो की, क्योंकि पिछला वाला भी 1 घंटे 47 मिनट का वीडियो गया था, तो फिर इतना लंबा फिर आप लोग देख भी नहीं पाओगे। तो बाकी के जो बच जाएंगे, जो एंड में आए होंगे, उनका फिर तरीका यही है कि उनको मैं टेक्स्ट में जवाब दूंगी। तो आई होप आप समझ रहे हो मेरी प्रॉब्लम्स। तो चलो आज का वीडियो शुरू करते हैं। देखो, अब जो ये प्रॉब्लम मैंने पढ़ी ना, इसका सिंपल सॉल्यूशन है। पहली चीज़, आपके पति अपनी माँ को गलत मानते हैं लेकिन बोलते नहीं। तो जो पति बीच में अपनी वाइफ को प्रोटेक्ट करने के लिए नहीं बोल रहा, ऑब्वियसली वो अपने पेरेंट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए भी नहीं बोल सकता फिर। ठीक है, आपको खुद डील करना है, पहली चीज़। दूसरी, वो चिल्ला चिल्ला के बदनाम करें या कुछ करें, आप अपना काम एंड कंपोज रह के सिंपल उनके एक स्टैंजा के ऊपर आपका एक वाक्य आएगा, वो ज़्यादा बेटर लगेगा। चिल्ला वो रही हैं, मोहल्ले वाले सुन रहे हैं, गंदा तब लगेगा जब वो भी चिल्लाएंगे, आप भी चिल्लाओगे। ठीक है, सुनने वालों को समझ में आएगा ना कि एक ही आदमी चिल्लाया जा रहा है, दूसरा आदमी बोल भी नहीं रहा। ठीक, तो सबको सब समझ में आता है, ऐसा पागल कोई नहीं है। दूसरी चीज़, आपके बच्चे का वो कुछ भी कह रहे हैं, देखो कई बार होता है, मेरे साथ बहुत होता है कि सिचुएशन ऐसी बन जाती है कि मैं कुछ भी कहूँगी, सामने वाले को उस टाइम झूठी लगेगा। कई बार होता है, कई बार, लेकिन उसमें बजाय खींचने के मुझे हंसी छूट रही होती है कि लो रिपीटेडली वही फिर हो गया कि अब मैं कुछ भी कहूँगी, कितना भी कन्वेंस करूँगी अपनी बातों से, सिचुएशन ऐसी बन जाती है कि सामने वाले को लगेगा कि झूठी बोल रही है। ऐसी सिचुएशन में आप कुछ कन्वेंस नहीं कर सकते, चुप रहो और इसको एज अ लाइट उसमें लो कि भैया फिर इसमें कोई क्या ही कर सकता है। अब आपके बच्चे ने एक बात वहाँ पे जाके कही, जो उसने देखी, उसे जो लगा, कितना भी आप हथेली पे कहना आग लेके भी कहोगी ना कि मैंने नहीं सिखाया, कोई नहीं मानेगा। तो बात वही होती है कि उसके ऊपर आपका जोर नहीं है, अगर वो कह रही हैं कहने दो उनकी बातों को। इस वाली बात को तो बिल्कुल इग्नोर करने का सीखना ही पड़ेगा कि बच्चे को। अब जो बात आती है कि बच्चा रो रहा है तो आपको टोन करते हैं सगी माँ है या सौतेली, कहना अब जैसी भी हूँ मैं ही हूँ, बात ख़त्म। नेक्स्ट फिर सास से रिलेटेड आ गया, जब हस्बैंड नहीं बोल रहे। दीदी अगर हस्बैंड हमेशा अपनी माँ का साथ दें बातों में तो क्या करें? और मेरी मदर इन लॉ भी छोटी छोटी बात भी शेयर कर देती है हस्बैंड को। थोड़े दिनों से घर में झगड़ा भी हुआ था, तो हस्बैंड और मदर इन लॉ पूरी बातें मेरे घर वालों को शेयर कर दिया कि आपकी बेटी ऐसा करती है वैसा करती है, बताओ क्या करें। और तो अभी मुझे थोड़ा सा डर बैठ गया कि छोटी छोटी बात पर मेरे घर वालों को कॉल करके ना बोल दें।
क्या डरने की बात है, अगर कॉल करके बोल दें क्या ही हो जाएगा। आपके घर वाले ही तो हैं, उन्हें भी पता होगा आप कैसी हो। ज़्यादा से ज़्यादा वो आप पे प्रेशर डालेंगे कि हमें सुनवा रही है, तो कह दो कि जब फ़ोन करें ना, आप भी कह दिया करो कि भैया हमने शादी कर दी, आप जैसे रखोगे वैसे वो रहेगी। हमने अपनी बेटी अच्छे से पाली, हमारे यहाँ सही रही थी, अब आप कैसा रख रहे हो बदले में मतलब उसको रिवर्ट बैक तो वो करेगी। सीधा कह दो, बोल दो। ये बस की नहीं है तो सीधे कह दो कि भैया वहाँ है, आप जानो वो जाने। अगर वो डील कर रही है या वो बदतमीज़ी कर रही है, कुछ कर रही है, हम उसमें कुछ नहीं कर सकते, हमने उसे समझा लिया। आप ये कह सकते हो कि भैया मुझसे पल्ला झाड़ लो, इस प्रेशर से हट जाओ कि आप वहाँ भी मेरे को अपनी, मैं मान लो आपके परिवार वालों के कुछ कहे ना, इस चक्कर में कल को वो आपसे कहने लगे कि मेरे पैर चाट या ज़मीन जीभ से चाट के साफ कर, वो कहे जी हमारा कहना नहीं मान रही, हम तो जीभ चाटने को कह रहे हैं, ज़मीन चाटने को कह रहे हैं, तो चाट लोगी क्या। एक लिमिट है ना आपके काम करने की। अब उसमें अगर उनको सेटिस्फेक्शन नहीं हो रहा और वो आपके घर वालों को कह देंगे, तो कह दें घर वालों को, घर वाले या तो डील कर लें, नहीं डील करा जा रहा बोल दो कि भैया मना कर दो कि हमसे मत कहा करो, बात ख़त्म। हाय सुनीता जी, मेरे इन लॉज मेरे साथ रहते हैं, ससुर पेंशनर हैं, हम हस्बैंड वाइफ वर्किंग है, घर का लोन भी है, बट ससुर जी कभी घर के खर्चों में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं करते, बड़े बेटे बहू को हमेशा पैसे भेजते रहते हैं, हम लोग कभी कुछ मैनेज मांगते भी नहीं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम मेरी सास है, उनकी एक बुरी आदत है, वो अगर कोई छोटा काम कर दें तो दिन भर गिनाती रहती हैं। मैंने घर के काम के लिए मेड रखी है, फिर भी मेरी सास 2 बर्तन धो के पूरा दिन बताती रहती है। पहले मैं इग्नोर करती थी, घर में लड़ाई हो जाएगी, बट मुझे बहुत गुस्सा आता है, क्या करूँ। पति से बोलती है तो कहते हैं कि बात करूँगा, बट नहीं करते, क्या करूँ। उन्हें वो 2 बर्तन भी मत धोने दो, हाथ से लेके रख दो कि नहीं मम्मी आप थक जाओगे, मैं नहीं चाहती। और फिर कहे नहीं मैं तो करूँगी, तो फिर स्ट्रिक्टली बोल दो, तो फिर सुनाना मत। और सुनाना तो 2 बर्तन धो रही हो, 2 ही सुनाना कि मैंने 2 बर्तन धोए थे, बाकी मेड ने धोए थे। एक बार सीधे शब्दों में ये बोल दोगी ना, तो या तो रुकेंगी या वो छोड़ देंगी करना, और 100% ना छोड़ेंगी नहीं। ये होता है, वो छोड़ेंगी भी नहीं करना, उनको मज़ा आता है करने में, उसके बाद गाने में कि हाय मैंने तो इतना काम किया। ये एक एंटरटेनमेंट है उनकी लाइफ का, समझो। तो उस एंटरटेनमेंट को आप छीन रही हो। अगर ये कर सको तो करने दो उन्हें, जो वो कह रही हैं, खुश हैं वो इस चीज़ में, ठीक है। आपने मेड लगाई हुई है, जिससे भी कह रही होंगे, अंधा कोई नहीं है। अगर सारे बर्तन आपकी सास धो रही हैं तो मेड क्या हलवा पूड़ी खाने आ रही है? ऑब्वियसली मेड लगा रखी है तो सबको पता है, सबको पता होता है कि शौक में धो रही हैं। एक आदमी पूरा ज़िंदगी जिसने काम करा होगा, सडनली वो खाली बैठ के नहीं हो पाता, या तो हो ही आलसी कि चलो जी छोड़ दिया, लेकिन थोड़ा बहुत अगर वो कर रही है ना, इसमें कायदे में इस टॉपिक में आपको छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। बस थोड़ा सा अपना ढीठ वाली वो हो जाए कि वो कह रही हैं तो कह लेने दो, उनकी बातों को ये चीज़ दिल पे मत लो। और अगर नहीं इग्नोर कर पा रहे तो सिंपल या तो लेकर रखना शुरू कर दो कि नहीं मम्मी रहने दो, 2 बर्तन भी मत धो, और धो रही हो तो फिर कहना भी 2 ही बर्तन, 2 के 20 मत बनाना। नेक्स्ट है, दीदी आपको थकान नहीं होता है? पूरा दिन इतना एक्टिव कैसे रह लेती हो? कुछ स्पेशल डाइट लेती हैं क्या आप? मैं तो सुबह 7 बजे से लगूंगी तो 12 बजे दोपहर तक एकदम थक जाती हूँ, हाँफने लगती है, नींद आने लगती है, पैर कमर दर्द करने लगते हैं, जबकि 28 ईयर की हूँ अभी, ठीक है। अब ये देखो, ये सारी चीज़ें, इनमें बहुत सारे जवाब भी चले हैं, लेकिन उससे रिलेटेड मेन ये है कि आपको थकान नहीं होती, क्या होती है, लेकिन मैं रुकती नहीं, स्विच कर देती हूँ। मान लो मैं पढ़ाई का काम कर रही हूँ, जब स्कूल में दिमाग का काम है ना, 6 घंटे मैं वहाँ पे इंटेंस दिमाग का काम कर सकती हूँ, फिर मेरा दिमाग थक गया, ठीक, आके फिर मैं घर के फिज़िकल काम में लग गई, फिर फिज़िकल काम करते करते मैं रात तक थक ली, उसके बाद मुझे बैठ के करना है एडिटिंग। तो हमेशा आपने, मेरी 1-2 वीडियो मैंने बनाई है इस बात पे कि लंबे समय तक बिना थके काम अगर करना है तो उसका तरीका यही है, कामों को स्विच करते रहो। तो आपका एक वो होता है स्टेमिना फिज़िकल काम को करने का, कि आप कितने घंटे लगातार काम कर सकते हो अपनी नॉर्मल स्पीड से बिना बहुत ज़्यादा थके। अब जो आप कह रही हो ना कि कमर में और पैर में दर्द हो रहा है, यानी कि 7 बजे से लेकर 12 बजे तक भी वो आपकी लिमिट नहीं है, आप अपने आप को धकेल रही हो। आपको 7 बजे से 11 बजे तक की ही कोशिश करनी चाहिए काम निपटाने की। उसके बाद कोई काम ऐसा लो जिसमें आपको बैठ के काम करना हो आराम से।
फिर 1-2 घंटे वो बैठने वाला काम हो जाए, दोबारा फिर लग जाओ। तो बस मैं ये है, थकान होती है। और जिस दिन छुट्टी होती है फ़ोन हाथ में नहीं आता, मान लो शूट चल रहा है या कुछ और है, वो अलग चीज़ है, लेकिन मैं बैठ के फ़ोन की एडिटिंग वगैरह नहीं कर पा रही हूँ। और लगातार मैं घर में काम कर रही हूँ, ऊपर नीचे सब घिस दिया या कुछ किसी दिन, है ना। अक्सर उस दिन का मैं शूट भी नहीं करती। जिस दिन मुझे बहुत सारा काम होता है ना, उस दिन मैं शूट ही नहीं करती, इसीलिए क्योंकि फिर मेरा काम अटकेगा इधर उधर ट्राइपॉड रखने में। मैं एक सीरीज़ में करती चली जाती हूँ, तो उस दिन क्या होता है कि 6 साढ़े 6 घंटे मुझे लग जाते हैं। और उसके बाद होती है असली वाली थकान। तो फिर बाद में जो बचता भी है ना दिन, उसमें मैं सोचूं कि कोई मेहनत का काम कर लूँ, तो कई बार नहीं हो पाता, फिर उसमें यही होता है। तो मुझे ये क्लियरली बिल्कुल समझ में आ गया कि टाइम ब्लॉकिंग जो आप करोगे, जो मैंने लास्ट वाले लिव लाइफ ईजी वाले वीडियो में शेयर करी है, इसी तरीके से करनी है कि मेंटल काम, उसके बाद फिजिकल, फिर मेंटल, फिर फिजिकल। किसी में लगातार किचन में खड़े होने का काम है तो फिर कपड़े धोने का, बैठने का कर लो। इस तरीके से काम करते रहोगे तो काम भी होता रहेगा और आप थकोगे भी नहीं। एक ही मोड के काम को अगर आप सोचो 12 घंटे लगातार करो तो थकान होती है। स्पेशल डाइट कुछ नहीं होती, बस ये है कि डाइट होनी चाहिए। सिंपल सी बात है कि सब कुछ खाओ, ये नहीं है कि ये खाओ ये मत खाओ, ये खाओ ये मत खाओ, ये बहुत छोटी चीज़ है। सब कुछ खाओ, थोड़ा थोड़ा खाओ, अति में सब बुरा है, बस। तो आपका चलता रहेगा शरीर मज़े में। नेक्स्ट, हाय दी, मैं हैदराबाद से हूँ। आपने मेरी मम्मी वाली प्रॉब्लम पे जो सोल्यूशन दिया था मैं अप्लाई की हूँ, अभी तो बहुत रिलैक्स लग रहा है। और एक प्रॉब्लम है, मैं आपके ओपिनियन चाहिए। मेरा बेटा 5 इयर्स का है, हैदराबाद में हस्बैंड के साथ रहती हूँ। मैं जॉब करना चाहती हूँ, बीटीसी कर रखी है, बट यहाँ साउथ में इंग्लिश कम्युनिकेशन कंपलसरी है। मेरा इंग्लिश कम्युनिकेशन नहीं सुधर रहा, मैं बहुत टाइम ट्राई किया, कुछ खास इंप्रूवमेंट नहीं। यहाँ मोस्टली हर जॉब के लिए इंग्लिश कम्युनिकेशन मैंडेटरी है। मैं क्या करूँ, कुछ सजेस्ट करें। और बच्चे को अकेला छोड़ के कैसे जॉब करूँ? क्या बच्चा स्कूल से 12 बजे आ जाता है? कोई पार्ट टाइम जॉब ट्राई करूँ? प्लीज़ सजेस्ट। देखो, पार्ट टाइम करोगे या कुछ भी करोगे, आपकी पहली समस्या तो इंग्लिश कम्युनिकेशन है। सबसे आसान है, जो स्टडी में कर रही हो वो तो कर ही रही हो। डेली में जो बात बोल रही हो बच्चों से या अपने आप से, खुद जैसे दिमाग में हम सोच भी रहे हैं ना, उसको इंग्लिश में बोलना शुरू करो। सिंपल जो डेली के हमारे वाक्य हैं उनको। इंग्लिश स्पीकिंग का कोर्स भी कहीं भी करोगे ना, मैंने कहीं भी करा नहीं, लेकिन जिन्होंने किया मेरे जान पहचान वालों ने, और उनसे मैंने बात करी कि क्या कराते हैं कैसे कराते हैं, तो सिंपल ये है, वो वहाँ पे जाके आपको हिंदी स्पीकिंग बिल्कुल मना कर देते हैं कि टूटी फूटी बोलो, अटक के बोलो, गलत बोलो, लेकिन बोलना इंग्लिश में है। आप ये ट्राई करके देखना, तो आपकी विद इन 1 मंथ इधर आप नए वोकेबलरी और नए सेंटेंस फ्रेम करना, वो सब चीज़ें सीखती जा रही हो, साथ में घर में हिंदी ही बोलनी आपने बंद कर दी। जो भी समझ में आ रहा है, आपका बच्चा छोटा है, वो ऐसी कोई आपकी बात पकड़ भी नहीं पाएगा कि आपने ग्रामेटिकल मिस्टेक कर दी, ये वो। आपको ट्राई करना है इंग्लिश में बोलने का, इंग्लिश की फ्लुएंसी बढ़ाने का, स्पीकिंग इंग्लिश सही करने का सबसे जो कारगर उपाय है एकमात्र, वो यही होता है कि हिंदी स्पीकिंग आपको बंद करके जो भी बोलना है वो इंग्लिश में ही बोलना है। अपने आप सुधरती है फिर इंग्लिश स्पीकिंग। और जब आपकी इंग्लिश स्पीकिंग हो जाएगी ठीक, फिर आपको देखना है कि बच्चे के साथ आप पार्ट टाइम जॉब करो या टीचर की, वो उसके बाद की बात है। पहले अपनी इंग्लिश स्पीकिंग पे आपको काम करना पड़ेगा, वो करो। नेक्स्ट, हेलो दी, आपके आंसर बहुत अच्छे होते हैं, मैं अप्लाई करती हूँ, हर प्रॉब्लम सॉल्व भी हो रही है। मेरा एक क्वेश्चन है कि मेरे हस्बैंड वैसे तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन मैं उनको समझ नहीं पाती। जबकि मैरिज को 24 ईयर्स हो गए, वो छोटी छोटी बात पर बहुत गंदा रिएक्ट करते हैं, बहुत गलत बोलते हैं, ऐसा दिखाते हैं कि उनकी लाइफ में मेरी ज़रूरत नहीं। कब उनका मूड चेंज हो जाए पता नहीं चलता। हम दोनों एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं, फिर भी खुश नहीं रहते, पता नहीं वो गलत हैं या मैं। प्लीज़ रिप्लाई। बस इसको वही है, मूड है उनका। मूड आया तो प्यार कर लिया, नहीं मूड आया लड़ाई कर ली, एक लेवल है। लेकिन जब आप तसल्ली से और यहाँ पे कह पा रही हो कि हम एक दूसरे से प्यार करते हैं, तो जब वो लेवल क्रॉस करते हैं तब आप अपना कुछ एक बनाओ एक्शन कि ज़्यादा हो रहा है, या फिर लाइन क्रॉस हो रही है, कुछ ऐसा स्टेप कि देखो ज़्यादा हो रहा है। इस तरीके से आप उनको रिमाइंड करा सकते हो जैसे ही वो अप जाते हैं उससे। ये टेक्निक काम करती है जब कोई एकदम से बढ़ रहा होता है। अगर वो आपसे प्यार करते हैं सच में तो वो रुकेंगे। अगर आप उनको बीच में कि देखो फिर वही जा रही है ये चीज़, आप बढ़ा रहे हो, फिर लेवल क्रॉस कर रहे हो, तो वो भी रुक जाए। अगर वो प्यार ही नहीं करते
मतलब ही कुछ नहीं है और बस एक ही वो है कि आपकी बेइज्जती करना, तो कुछ नहीं हो सकता। फिर तो यही है कि या तो इग्नोर करा जाए ऐसे आदमी को या फिर मुंह तोड़ जवाब दिया जाए, दो ही तरीके बचते हैं। हेलो दी, ये वीडियो देखते हुए रो रही हूँ, मैं बहुत डिप्रेस फील कर रही हूँ, कैसे बताऊँ क्या प्रॉब्लम है नहीं समझ आ रहा, पर मरने का मन करता है। अपने आप को पूरा समर्पित कर दिया हस्बैंड की फैमिली के लिए, बट 16 साल बाद भी हस्बैंड की नज़र में कोई रिस्पेक्ट नहीं। सास ससुर अब नहीं है, 2 साल पहले एक्सपायर्ड हो गए। अब जब नहीं है तो हस्बैंड की नज़र में अपनी रिस्पेक्ट बनाने के लिए ही आपको जन्म मिला था क्या? सोच के देखो। प्रभु ने आपको इसलिए भेजा था कि जाओ और जो तुम्हारा पति है एक इससे शादी होगी एक आदमी से, और उसकी नज़र में तुम्हें अपनी इज्जत बनानी है, यही तुम्हारे जीवन का ध्येय है, वरना तुम्हारा जीवन खराब है, मर जाना फिर। ये बोल के भेजा था क्या? किसी को भी, हस्बैंड है या कोई भी है, कोई भी इंसान इतना इम्पोर्टेंट नहीं होता। जैसे हम हैं हाड़ मांस के बने पुतले, ऐसा ही सामने वाला है कि उसकी नज़र में अपनी इमेज या उसकी नज़र में अपनी अहमियत बढ़ाने के लिए हम अपनी जान गंवा दें, इतना इम्पोर्टेंट कोई नहीं होता। माँ बाप, पति, भाई बहन, प्रेमी प्रेमिका, कोई नहीं। अगर बात अपनी जान पे आ रही है तो प्रभु ने हमें जान इसलिए नहीं दी थी कि जाओ फला आदमी की नज़र में अपनी अहमियत बनाओ, ना बने तो मर जाना, ऐसा कुछ नहीं होता। तो इस घेरे से बाहर निकलो, बस फंस के रह गई हो, आंखें खोलो, बाहर दुनिया है। आपके पति के अलावा भी दुनिया में अरबों लोग हैं, है ना। एक आदमी अगर आपकी वैल्यू नहीं कर रहा, इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी वैल्यू है ही नहीं सच में। उठो और अपने आप को पहचानो, शादी से पहले आप क्या थी। आप में कुछ गुण होंगे, कुछ क्वालिटीज़ होंगी, कुछ हुनर होंगे, उन्हें पहचानो, उन्हें उजागर करो, उन्हें वापस से रीगेन करो, अपने आप से प्यार करना सीखो और अपने आप को रोज़ बोलो कि वो नहीं इज्जत करेंगे मेरी, वो नहीं अहमियत करेंगे, लेकिन होगा कोई ना कोई ऐसा नहीं ऐसे जो मानेंगे समझेंगे। घर से बाहर निकलो, बाहर की दुनिया में कदम रखो, जॉब के लिए, घूमने के लिए, जैसे भी निकल सकती हो, और अपने आप को दोबारा से बनाओ, ख़त्म हो चुकी हो क्योंकि अंदर से। ऐसे कमेंट पढ़ के मुझे बहुत दुख होता है। गुणों का भंडार होंगी आप, जितना मुझे याद आ रहा है अपने बारे में सोच के, और किसी एक को इम्प्रेस करने के चक्कर में ना आपने उन सब गुणों को अंदर बंद करके बाहर से ताला लगा के फेंक दिया है, और अब सोच रही हो कि इससे तो मैं मर जाऊं। अरे भाई, नहीं है अहमियत किसी की नज़रों में, नहीं है, इसका मतलब ये थोड़ा ही है कि असलियत में नहीं होगी। अगर आप सोने के टुकड़े को कबाड़ी को ले जाओ और वो कह दे कि ये तो बेकार है, मेरे किसी मतलब का नहीं है, प्लास्टिक में नहीं बिकेगा, तो वो सोना सोना नहीं के रहेगा क्या? वो सोना ही जब जूलर के पास जाएगा उसकी कीमत हो जाएगी। बात ये होती है कि जिसके सामने हम अपनी अहमियत दिखाना चाह रहे हैं उसको अकल है भी हमारे को पहचानने की। हो सकता है यही है, और हो सकता है कि यही होगा। 16 साल एक औरत आपका घर संभाल रही है, सब कुछ कर रही है, अगर किसी की नज़र में हमारी अहमियत नहीं बन रही और हम मरने की सोच रहे हैं, इसका मतलब हम बहुत अच्छे इंसान हैं, हम में दिमाग है, इसीलिए हमारी अहमियत नहीं है, ये हमें पता लग रहा है। जिसमें दिमाग नहीं होता उसको तो समझ ही नहीं आता कि उसकी अहमियत नहीं हो रही है, उसकी बेइज्जती हो रही है। ये भी तो समझने के लिए दिमाग चाहिए। तो भैया जागो, अपने आप को ढूंढो, वापस पाओ, और फटाफट से मुझे कमेंट ज़रूर करना कि हाँ मैं लाइफ में वापस आ गई, मैंने ये चीज़ें शुरू कर दी। सेम चीज़ मेरे भी साथ थी। मम्मी के जाने के बाद मैं तो उनकी साड़ी अपने साथ ले आई थी और पहनी, पर ऐसा लगता है कि मम्मी मेरे साथ है। दी प्लीज़ बताएं कि मैं प्राइवेट स्कूल में हूँ, वहाँ मोबाइल जमा हो जाता है, बैठने की चेयर हटा दी, बहुत ख़राब लगता है, प्लीज़ सजेस्ट व्हाट आई डू। भैया ये तो अमानवीय बर्ताव करते हैं प्राइवेट वाले, लाइक छोड़ सकते हो तो छोड़ दो नौकरी। इस तरीके से काम लेना ना, ऐसा लगता है कि वो टीचर वाली गरिमा ही नहीं है ना। तो छोड़ सकती हो तो छोड़ दो, दूसरे स्कूल में ट्राई करो। नेक्स्ट, हाय दी, मेरे सास ससुर मुझे बाहर नहीं जाने देते, ना ही किसी से बात करने देते हैं, अगर मैं अपनी मर्जी से कर भी लूँ तो लड़ाई करते हैं, प्लीज़ बताओ मैं क्या करूँ, हमेशा घर में अकेला रहना मुझे बहुत बुरा लगता है। करने दो उन्हें लड़ाई, ये कोई तरीका थोड़ी है। घर में फर्नीचर थोड़ा ही हूँ, बहू हूँ कि बस काम करने के लिए चलती रहूँ फिरती रहूँ और बात भी ना करूँ। करो बात जिससे करनी है, अगर ढंग का आदमी है। भाई बड़े होने के नाते हो सकता हो किसी पर्टिकुलर से पर्पजली मना कर रहे हो, उन्हें पता हो, अगर वो समझदार से हैं और किसी से बात करने को मना कर रहे हैं तो रुक जाओ।
लेकिन अंधाधुंध कि किसी से भी नहीं करेगी, घर से बाहर ही नहीं निकलेगी, अगर ये वाला पैटर्न है तो फिर भाड़ में जाए वो। आपको जो बात करनी है, जिससे करनी है, अपना आना जाना करो, लड़ाई करनी है लड़ लो। लेकिन एक बात है ना कि कब तक रहोगे, कितने साल लड़ाई को अवॉइड करने के लिए आप उसी घर के अंदर अंदर घूमते रहोगे। जिस दिन निकलोगे उसी दिन लड़ाई होगी, तो फिर इतने साल ख़राब क्यों करने हैं। सिंपल। हेलो मैम, मेरी एज 51 है, एक डॉटर है, उसकी शादी कर दी है, बेटा जॉब करता है, सब सही है। मेरे हस्बैंड के छोटे से जॉब में मैं दोनों बच्चों को पाला, सास ससुर नंदों का सब किया, सादा जीवन जिया, हस्बैंड से मन होते हुए भी कुछ नहीं मांगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अब मेरा बेटा मेरे बैंक में खूब पैसे डाल देता है, बोलता है अपनी पसंद की शॉपिंग करो, जो मन हो बोलो ला दूंगा। बट मेरा कुछ भी शॉपिंग करने का मन नहीं करता। उसने गोल्ड की ज्वेलरी दिलाई जिसको मैं हमेशा लेना चाहती थी। गॉड को थैंक यू बोलती हूँ, बट पता नहीं क्या मुझे खुशी क्यों नहीं होती। क्या ये नॉर्मल है? बिल्कुल नॉर्मल है। एक कहावत होती है, कभी दांत नहीं और कभी चने नहीं। ये मैं अभी इस एज में इतना फील कर रही हूँ, तो आप तो मतलब सेटल से हो गए, बुढ़ापे में पहुँच गए, बच्चे सेटल हो गए आपके। लेकिन होता है, जिन चीज़ों के लिए हम हमेशा से मांगते रहते हैं ना कि ये हो, एक इच्छा होती है, समय आने पे जब वो होती है ना पूरी, तो वो क्रेज़ ख़त्म हो जाता है। और कुछ एक इच्छाएं होती हैं जो क्रेज़ भी है, पूरी हो गई तो वो अलग ही खुशी होती है। लेकिन ये नॉर्मल है। अब गोल्ड की जो उस टाइम पे पहनने की आपकी इच्छा रही होगी, अब नहीं करती होगी मन, धीरे धीरे लगने लगता है ना कि क्या ही फ़ायदा है। इन्वेस्टमेंट पर्पज़ से भी बेकार है गोल्ड। देखो तो ज्वेलरी बेचने चलो, मेकिंग ये वो, चीज़ बिगड़ गई, इमोशनल वैल्यू जुड़ गई, खरीदने जाओ पता नहीं वो कितने कैरेट का दे रहे क्या नहीं, 10 दुकानें छांट के एक भरोसे की दुकान पे लो, फिर वो है जी डिज़ाइन नया हो गया पुराना हो गया, अच्छा। और फिर वो 24 गोल्ड वाला ले लो अगर कैरेट वाला, तो वो एक चीज़ हो सकती है, लेकिन फिर वो उसमें सिक्योरिटी का थोड़ा सा रहता ही है जैसा ज्वेलरी में रहता है, तो लॉकर वगैरह ढूंढते फिर। तो गोल्ड मेरे को तो बेसिर पैर का सा लगने लगा, सालों हुए खरीदे हुए, वरना पहले मुझे भी शौक था कि लेते रहो ये वो। तो आपका भी वही है, कभी मन करा होगा। अब मैं क्यों नहीं वो हो रही, क्योंकि जब मेरा बहुत मन था ना तो मैंने ले लिया अपने पैसों से, जोड़ तोड़ कर करा के कैसे भी। अब मेरा खुद का मन भर गया, मैंने लेना बंद कर दिया। अब आपके साथ क्या हो रहा है कि आपकी उस टाइम पे इच्छा थी लेकिन अब पूरी हो रही है, किसी काम का नहीं है। तो ये नॉर्मल है, ऐसा नहीं है कि आप अलग हो, लेकिन वापस आ सकती हो आप लाइफ में। अगर आपका मन है, आपके बच्चों का मन है, आप जी सकती हो, दोबारा खुश हो सकती हो। और अगर आप अपने दिमाग में ये रख लो कि ठीक है उस टाइम पे स्ट्रगल आई थी हिस्से में, वो टाइम में नहीं जी पाई, इस टाइम सब कुछ है, सारी सिचुएशन है, तो इसका आप बेस्ट यूज़ क्या कर सकते हो, आप अपनी लाइफ को रीस्टार्ट कर सकते हो। बहुत लोग करते हैं और मैं तो सलाह दूंगी कि करो। जो ज्वेलरी मिली है उसे पहनो, स्टाइल करो। हर तरीके की उम्र के लोग और हर तरीके का सजने धजने का तरीका होता है अलग। एंजॉय करो जो मिल रहा है टाइम उसको। मैं अपनी दीदी को समझाती हूँ, इसी एज की होंगी, पूरी लाइफ उन्होंने स्ट्रगल में उनके निकल गई, हर तरीके से परेशान रहीं। अब बच्चे अच्छा कमा रहे खा रहे हैं तो वो बच्चे प्रोवाइड कराते हैं उनको चीज़ें। अब उनका वही है कि मेरे को तो खाने का मन नहीं करता, मुझे तो पहनने का मन नहीं करता। तो जब भी मेरी बात होती है उनको मोटिवेट करती रहती हूँ कि भाई जब मिल रहा है और शरीर इतना चल रहा है तो अभी जो मिल रहा है उसको तो यूज़ करो, उसको तो मत बेकार करो। सेम मैं आपको बोल रही हूँ। हाय सुनीता जी, मेरी शादी को 14 साल हो गए हैं। मेरी ननद ने मेरे मेंटल पीस ख़राब कर रखी है। वो मैरिड है, लोकल रहती है, हमेशा फ़ोन करके मेरे हस्बैंड से ही बात करती है, कभी मेरे बच्चों से भी बात करती है और कॉल काट देती है, मेरे बारे में पूछती तक नहीं। सामने जब भी मिलती है हमेशा टॉन्ट मार के नीचा दिखाने की कोशिश करती है, कभी ठीक से बात नहीं करती। हर तीज त्यौहार पर कलेश करवाना फ़ोन करके। मेरे हबी बहुत अच्छे हैं पर इसी वजह से हमारी बहस भी हो जाती है। मेरे घर ना के बराबर आती है पर मेरे हबी को फ़ोन करके ब्राउनी पॉइंट्स हमेशा अर्न करती है। हर चीज़ के लिए उन्हीं को कॉल करती है, जबकि 2 बड़े भाई और भी हैं, उनको नहीं करती। अपने घर आने को बोलती है राखी एटसेट्रा पर। मैं कोई गिफ्ट भेजती हूँ तो उसमें कमी निकालती है। मेरे हबी का काइंड नेचर का फ़ायदा उठाती है। मेरी जेठानी भी है दूसरी सिटी में, उनके साथ वो अच्छा बिहेव करती है। सास भी वहीं रहती है पुश्तैनी घर में, और सास भी अपनी बेटी के कहे अनुसार काम करती है। हम हर सुख सुख में उनके घर जाते रहते हैं। वो कोई बहाना बना देती है आने की जगह मेरे घर पर। उनके घर जाने का मन नहीं करता मेरा बिल्कुल। अब तो उनका नाम फ़ोन में फ्लैश होते ही गुस्सा आने लगता है मुझे। प्लीज़ रिप्लाई। कॉम्प्लिकेटेड हो गई है आपकी नंद भाभी की रिलेशनशिप। अब वो शुरू से ऐसी हैं या
आप अलग रहती हो, उनकी मम्मी बड़ी वाली भाभी के पास रहती हैं, ये मेन रीज़न हो सकता है। एक नेचुरल सा वो आता है, जहाँ माँ बाप रहते हैं उस भाई भाभी से थोड़ा ज़्यादा अटैचमेंट हो जाता है। जो अलग रहते हैं उनको देख के लगता है कि अपनी ज़िम्मेदारी से भाग लिए, ठीक है। तो हो सकता है इसीलिए वो आपको काम के लिए कहती हो कि बाकी जो है वो माँ की जिम्मेदारी उठा रहे हैं, बहन की तो ये उठा ही ले। आपके हस्बैंड सुन रहे हैं उनकी। दूसरी चीज़ ये है कि जो आपका है कि वो कॉल नहीं करती या कुछ नहीं करती, अगर आपको ये लगता है कि मुझसे बात करें तो स्पीकर पे फ़ोन रखा करो और सीधे बोल दिया करो कि दीदी मैं भी हूँ। एक आदमी अगर ऑब्वियसली नहीं समझ रहा ना तो उसको पर्पजली समझाना पड़ता है कि दीदी मैं भी रहती हूँ इस घर में, मुझे भी तो पूछ लो, भाभी जिंदा है मर गई, इस तरीके से पूछो, है ना। और दूसरी चीज़ कि वो भाई को फ़ोन करती हैं, अब देखो जब आपसे उनका मन ही नहीं कर रहा बात करने का, है ना, तो वो अगर कोई बात करनी है तो अपने भाई से ही करेंगी। तो उनका भाई बहनों का बॉन्ड जो है वो ठीक ठाक चल रहा है, आपका और उनका बॉन्ड नहीं बन पा रहा, जस्ट एक्सेप्ट इट। आपके यहाँ नहीं आती, जब मिलती हैं बता रहे हो ना कि टोन मारती है, ये करते वो करते, तो अच्छा है नहीं आ रही। सोचो अगर वो 2-3 दिन रहने के लिए आने लगे, मज़े आएंगे आपको। आपको 2-3 दिन जीना हराम रखेगी तो ठीक है, नहीं आ रही, लेने देने पे ही बात छुट रही है, सुकून में अपने गृहस्थी में रह तो रही हो। ऐसा सोचो ना, जब वहाँ जाने की बारी आए तो मुंह में दही जमा के चले जाओ, मेंटली प्रिपेयर्ड होके कि भैया वहाँ जा रहे हैं, बम पटाखे फूटेंगे, वो बोलेगी मेरे से उल्टा सीधा, उसको लेना है, मन करे जवाब दे दो। बोल वो वैसे भी नहीं रही, फ़ोन वो वैसे भी नहीं कर रही आपको, तो आपको क्या ही डर है, क्या खो दोगे, ऑलरेडी सब कुछ ख़त्म है ना। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, जो भाई से बात कर रही है वो भी ख़राब हो जाएगी, होती रहे, उसमें आपको क्या फ़र्क है। तो आपका भी बिल्कुल फुल्ली चॉइस है, उसकी सुननी कितनी है वो भी आपके ऊपर है, नहीं सुननी दो जवाब, क्या ही हो जाएगा ये सोच के देखो ना। एक तो होता बनी बनाई रिश्ता ना टूट जाए, आदमी इसलिए बर्दाश्त कर लेता है, ऑलरेडी जो रिश्ता टूटा हुआ सही है उसको क्या ही करना है भाई। तू भाई से बोल, बच्चों से बोल, मेरे से तो तेरा कोई मतलब ही नहीं। जाओ अपना फंक्शन में जा रहे हो, कहीं जा रहे हो, खाओ पियो मजे लो, वापस आओ। आप हो ही नहीं पिक्चर में, बस आप तो अपने पति के साथ जा रहे हो। ऐसे तो ऐसे ठीक, जो जैसे आ रहा है वैसे रिश्ता निभाओ ना, क्यों लगे पड़े हो बिना मतलब उसको खींचने में। नेक्स्ट, हेलो जी, आई हैव बिकम योर फैन, थैंक यू जी। माई क्वेश्चन इज अबाउट माई सन हु हैज़ कम्प्लीटेड हिज बी फार्मा, अब आफ्टर दैट ही कैन डू जॉब और MBA और MS फ्रॉम आउट ऑफ इंडिया होगा। आई एम फ्रॉम middle class family, he wants to do MS from UK on students loan. He says mama I will repay it, don't worry, but I am emotional as a mother and confused too, as 7 to 8 year he will be out of, for 3 to 4 year he will have to pay for the loan, and last 3 years he can earn, his 3 friends are also going, so he will have company, but as per my thinking he should search job here, or 2 years MBA he can do it and then job. What do you think, am I right or wrong? For MBA also 15 lakh will be needed for hour of 35. Please suggest me before 19th. निकल गई 19th तो, लेकिन इसमें ना कुछ सही गलत नहीं होता, बच्चे का भी सुनना ज़रूरी है। आप जो सोच रही हो वो भी अपनी जगह ठीक है, इसमें आपको बस ये देखना पड़ेगा इंटेंसिटी किसकी ज़्यादा है। अगर बच्चा बहुत ज़्यादा जाने के लिए लालायित है और नहीं रुकेगा और रोका तो डिप्रेस हो जाएगा, तो आपको उसकी सुननी पड़ेगी। लेकिन अगर आपके समझाने से समझ सकता है, एज अ पेरेंट अगर मैं कहूँ, मेरा कोई मन, मेरा कोई सपना नहीं है कि मेरे बच्चे विदेश जाके पढ़ाई करें। अपने देश में रहो, अपने देश में रह के कमाओ, मैं तो कहूँ अपने शहर में ही रह के कमाओ। 2 पैसे कम कमाओगे लेकिन अपना जगह, अपनी ज़मीन अपनी होती है। बाहर जाके भैया कुछ भी कह ले कोई, मैं कन्विंस नहीं होने की कभी भी कि हाँ बाहर जाके कुछ अच्छा होने वाला है। माँ बाप यहाँ मर जाते हैं, आग देने नहीं आ पाते बच्चे, ऑब्वियस रीज़न है। तो विदेश जाने वाला जो है ना, मेरे लिए तो सिस्टम है नहीं, मैं तो कभी भी उसके पक्ष में नहीं हूँ, ना मेरे ऐसे कोई सपने। लेकिन बच्चों के आगे को सपने हो जाएं और मुझे लगा अगर मैंने रोका तो मेरी बेटी डिप्रेशन में चली जाएगी या वो ज़िंदगी से निराश हो सकती है, तो फिर मैं भेजूँगी ना, इतने स्ट्रॉन्ग हेडेड होने के बावजूद भी कि नहीं भेजना, फिर भी मैं भेजूँगी। तो आपको सिर्फ ये आंकना है कि आपको जो लग रहा है उसकी इंटेंसिटी इतनी है कि आप अपने बच्चे को समझा सकें, और अगर वो नहीं समझता, वो परेशान हो जाएगा अगर आपने उसे रोका, तो फिर आपको उसे भेजना चाहिए। नेक्स्ट, अगर नेबर में लेडीज़ देखकर मुंह पर ही कहें कि कितनी अच्छी किस्मत है तुम्हारी, सब हैं तुम्हारे पास, बहुत गंदे वे में कहते हैं दी,
उनकी बातों से एक नज़र वाली चीज़ दिख ली है, प्लीज़ दी सजेस्ट मी इन केस में कोई जॉब मुँह पर। भैया मैंने इसका जवाब दिया था, शायद आपने मिस कर दिया। मैंने ये बोला था इसके जवाब में कि जब कोई मुंह पे ही आपके इस तरीके से आपकी अच्छी चीज़ों को कमेंट कर रहा है कि आपको नज़र वाली फील आ रही है ना, तो आपको वहीं पे लेके चप्पल घुमानी शुरू कर देनी चाहिए या लाल मिर्चें उतारनी शुरू कर दीजिए। वहीं पे थुतु थुतु करना शुरू कर दो कि अरे भैया पता नहीं किसकी कैसी नज़र है। ये ना भी कहो ना, आप करना शुरू कर दो तो उनके मुँह पर ऐसा तमाचा लगेगा कि क्या ही हम बोल रहे हैं। हाथ के हाथ वहाँ नज़र उतारनी शुरू कर दो उस चीज़ की जिसको वो टोक रही हैं। और अगर वो चीज़ आसपास नहीं है, वो कहें तुम्हारे पास सब कुछ है, तो सीधे बोलो हाँ जी है सब कुछ, किस्मत है, कर्म है मेरे अच्छे कर्मों से मिलती है ऐसी चीज़ें। ये बोलो ना, अच्छी किस्मत अच्छे कर्मों से मिलती है तो है ना। तो जब कोई कहे तुम्हारे पास तो सब कुछ है, तो यही बोलो कि कर्म अच्छे चाहिए होते हैं ऐसी किस्मत पाने के लिए। बस तो ऐसा मुँह तोड़ जवाब दो ना, गुस्सा तो ऐसा आता ऐसे लोगों को, तो बस क्या ही करो। अब ये आया बच्चों का कि गलत संगत से बचा के तो रखती हूँ, सब बताती है, समझा भी देती हूँ बच्ची को अपनी, लेकिन डर लगता है कहीं कुछ गलत संगत में ना पड़ जाए, क्या करना चाहिए प्लीज़ ज़रूर रिप्लाई कीजिए। देखिए हम हेलीकॉप्टर बन के अपने बच्चे के सिर पर घूम तो सकते नहीं, ठीक है ना। एक लिमिट तक उसके ऊपर हम नज़र रख सकते हैं, उसकी चीज़ों को मॉनिटर कर सकते हैं। उसके बाद जब बच्चा बड़ा हो जाएगा, टीन एज में पहुँच जाएगा, आपने अभी तक उसको 0 से लेकर 12-13 साल तक जो कुछ पट्टी पढ़ाई होगी, जो आपने उसके दिमाग में सही और गलत के बीच में लाइन खींची होगी, आगे उसकी रक्षा वो लाइन करेगी। जो मुझे खुद लगता है, मेरी माँ ने एक सही और एक गलत, कहाँ तक सही उसके बाद गलत, इसकी इतनी स्पष्ट लाइन खींची हुई थी। और कुछ चीज़ें उनमें से मैं बताऊँ ऐसी थी जो गलत हैं भी नहीं, लेकिन उन्होंने इस तरीके से हमें ऐसे बोला कि ये सपोज़ करो हॉल में मूवी देखना, हमारे मैके में, मेरे मैके में उसको बड़ा ऐब माना जाता था कि बड़ी बुरी आदत है वो अगर कोई पिक्चर हॉल में पिक्चर देखने जा रहा है, जबकि ऐसा कुछ ज़्यादा है नहीं। अब समझ में आता है कि वहाँ पे अंधेरा है, लड़की छुप के जा रही है, किसी लड़के के साथ जा रही है, कुछ गलत काम कर रही है, उस वे में होता होगा, ठीक है। लेकिन उन्होंने एक ऐसा वो कर दिया कि मैं मेरी नंद के साथ एक बार गई हूँ मूवी देखने, वो कहने की चलो वहाँ पे चलते हैं, ये वो हम गए यमला पगला दीवाना देखने, और हॉल में घुसते टाइम ना मेरे पैर ऐसे कांप रहे हैं, जबकि मेरी मम्मी भी नहीं थी तब तक, एक्सपायर हो चुकी थी, तब भी मेरे पैर ऐसे कांप रहे हैं कि मैं कुछ गलत करने जा रही हूँ। तो मैंने प्रियंका से शेयर की बात कि यार मम्मी ने ना इतना दिमाग में घोटा हुआ है कि पिक्चर देखना ना गंदी बात होती है, अच्छी बात नहीं होती, ये ना मेरे को घबराहट हो रही है, ऐसा लग रहा है मैं कुछ गलत कर रही हूँ। तो एक वो जो सही गलत वाली जो लाइन है ना, वो हमने जितनी स्ट्रॉन्ग खींच दी, जब हम अपने बच्चे के साथ नहीं होंगे ना, हमारे बच्चे की रक्षा वो करेगा। मैं भी लगी हुई हूँ इस कोशिश में कि मैं हूँ ना हूँ, इनके दिमाग में वो सही गलत की लाइन खींच दूँ। जब ये कुछ गलत या सही में चॉइस करने की बात आए, तो इनको खुद वो पैर कांपना, घबराहट वो महसूस दो कुछ गलत करने से पहले, तो ईश्वर की कृपा रही तो ये रुक जाएंगी, इनको पता लगेगा कि मैं कुछ गलत कर रही हूँ। हमारा काम सिर्फ इतना ही है, बाकी ईश्वर से प्रार्थना कर सकते हो कि हमारे बच्चे का भविष्य सही रखें। बिल्कुल तो देखो आप बचा नहीं सकते हर चीज़ से, लेकिन एक होता है ना कि कर सब कुछ ले जाए। लड़कों का मैंने सुना है कि सभी लड़के लगभग कि स्मोक वगैरह, सिगरेट वगैरह, शराब वगैरह वो एक बार पीयर प्रेशर में आके ट्राई ज़रूर करते हैं। अब जो स्ट्रॉन्ग हेडेड होगा, जिसको सही गलत की समझ होती है, वो छोड़ देता है। एक बार उसने ट्राई कर लिया, उसको समझ में आ गया क्या चीज़ है, आगे उसकी मर्ज़ी है वो पिए ना पिए, वो छोड़ देता है, फिर चाहे कोई उसे कुछ भी कहे। लेकिन अगर आप सोचो उसका एक बार भी उसने ट्राई भी नहीं किया, वो करे ही ना, तब वो किसी ना किसी दिन ज़रूर ट्राई करेगा, चाहे अकेले में या कहीं और, क्यूरियोसिटी वाली, है ना। तो फिर वो रुकेगा नहीं रुकेगा, तो इतनी थोड़ी सी हमें फ्रीडम भी देनी पड़ेगी कि बच्चा थोड़ा सा अपने डिसीजन लेने की कंडीशन में रहे, और थोड़ा सा ये कि उसको बार बार अपने बातों से, अपनी हरकतों से एक सही गलत की लाइन ऐसी खींच दो कि जब आप हो या ना हो, आपका बच्चा खुद से सही डिसीजन ले ले। तो आपको लगातार बताते रहना है कि क्या सही है और क्या गलत है। लेक्चर जिसे कहते हैं ना, माँ के लेक्चर चालू रहता है, वो देते रहना। वो ये सुने ना सुने इनके दिमाग में बैठ जाती है, लेकिन वो बात बच्चों के, मैं तो अपना एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ। जो मेरी माँ लगातार कहती रहती थी ना, मैंने उस टाइम ध्यान दिया या नहीं दिया, लेकिन वो चीज़ आज तक साथ है। तो कभी भी फंसती हूँ कि सही या गलत, तो मुझे पता होता है कि नहीं वो गलत है, नहीं करना, ये ही करना है, चाहे कोई मुझे देख रहा हो नहीं देख रहा हो, तो वो ही हमें करना है अपने बच्चों के साथ बस।
आपने कहा था कि नागपुर चली जाओ, ये क्वेश्चन का कंटिन्यूशन है, बट मेरे हबी ने मना कर दिया क्योंकि उनका कहना है तेरी मौसी के बेटे की शादी है, बहुत दूर का रिश्ता है, क्यों जाना। मैं भी एग्री हो गई उनकी बात में, बट अब मम्मी को मैंने बोला नहीं आ सकती, तो अब मेरी मम्मी मुझसे बात नहीं कर रही है, मैं क्या करूँ। दिन भर मैं सोचती रहती हूँ। देखो, दूर पास का रिश्ता कुछ नहीं होता, बात होती है बॉन्डिंग की। अगर आपकी मम्मी को बुरा लग रहा है, भाई मौसी के लड़के की शादी है, तो कायदे से तो मौसी ने जब आपकी शादी हुई होगी आपको खाने पे बुलाया होगा, आपका लेना देना वो लड़की की तरीके से कर रही होंगी। तो आपके दामाद जो भी आपके पति हैं, आप उनको बोल सकते हो कि यार मौसी की है, लेकिन मौसी ने भी मम्मी जैसे ही करा है ना अब तक, तो हमारा फ़र्ज़ बनता जाने का। अब मान लो मेरी सगी मौसी है ना, उसे मेरे से कोई मतलब ना मेरे पति से कोई मतलब, है ना। उसके बच्चे की शादी में फिर मेरे पति का मन नहीं है जाने का। अब मेरी मम्मी यहाँ से प्रेशर डाल ले, मैं तुझसे बात नहीं करूँगी तो मेरी बहन की शादी में नहीं आई लड़के की, कोई लॉजिक नहीं है। उस टाइम पे आपके पति सही कह रहे हैं। तो अगर आपकी मौसी का बर्ताव, आपकी माँ जैसा ही सम्मान उन्होंने आपके पति को लेना देना, सम्मान यही होता है और कुछ नहीं होता। लेना देना, बुलाना चलाना, आप जी ये वो करना, अगर ये कर दिया है तो फिर आप कह सकती हो कि देखो जी जाना चाहिए। और अगर नहीं तो फिर आपके हस्बैंड ठीक है, चुपचाप से आप घर में रह रहे हो, सही है। और मम्मी आपकी जो अभी नहीं बोल रही, सीधे कह दो कि जी मौसी ने तो कभी हमें पूछा नहीं ढंग से, अब उनके चक्कर में अब अपनी गृहस्थी में आग थोड़ी लगाऊंगी। ये तो आप खुद समझो ना। हाय दी, हाउ आर यू। मैंने पहले भी आपको कमेंट किया था। माई सेल्फ नीतू। मेरी शादी को 10 साल हो गए, मेरे 2 बच्चे हैं। हस्बैंड का रुख बिल्कुल हट चुका है मुझसे, इनफैक्ट बच्चों से। लोग कहते हैं दूसरी औरत के चक्कर में पड़ा हुआ है। मैंने केस डाल रखा है 8 साल से मेंटेनेंस का। अब मैंने डिसाइड किया है मैं ससुराल चली जाऊं, उसके लिए मुझे केस वापस लेना होगा। एक तरफ मन में डर भी है, मेरे सास और पति बहुत ज़्यादा ख़राब है, पता नहीं केस वापस लेने से कहीं मैं फंस ना जाऊं, और अगर नहीं लिया तो हस्बैंड घर में नहीं आने देंगे। दिल पर बहुत बड़ा पत्थर रखकर ये डिसीजन लिया। जब पति है किसी काम का ना हो तो औरत का जीवन नर्क है। आपकी क्या राय है इसमें, प्लीज़ बताइएगा अपनी छोटी बहन समझकर। जब 8 साल से केस चल रहा है, एक तो उसका फैसला क्यों नहीं हुआ, एक तो ये बड़ी मुसीबत है। लेकिन 8 साल अलग रहने के बाद, कोर्ट केस होने के बाद, और ये पता चलने के बाद कि वो दूसरी औरत के चक्कर में है, अब आप वापस जा रही हैं, ये डिसीजन आप क्यों ले रही हो। मतलब या तो आपके पति ने अप्रोच करी हो कि भाई तू वापस आ जा केस लेके, है ना। लेकिन ये सडन अब आप 8 साल बाद आप जा रहे हो, तो किस बेस पे आपने डिसीजन लिया है। और मेंटेनेंस का वो केस एक तरफ क्यों नहीं हो पा रहा, बात ये है। तो अगर वही मेंटल पीस की और उसकी देखो, तो ये चीज़ अकेले रह के इस टाइम आपको अपने बच्चे पालना, आगे का प्रोसेस ये होना चाहिए था। अब आप वहाँ वापस जा रहे हो, उसका मेन रीज़न क्या है, किसने बोला आपको। अगर तो पति ने बोला है तो फिर आपको चले जाना है, चलो ठीक है, एक नई शुरुआत करते हैं। लेकिन अगर आप सारी चीज़ें अपनी झुका के बाद जा रहे हो, वहाँ जाके भी आपकी गति सुधरेगी फिर, ये चिंता है मुझे। तो सोचो एक बार कि आप जा किस लिए रहे हो, मतलब किसने बोला है आपको, कौन से पॉइंट से आपको लगा कि मुझे वापस चले जाना चाहिए, उस पर एक बार और विचार कर लो। क्योंकि जब तनातनी चल रही है और एक आदमी फिर अपनी सारी चीज़ों को गलत बता के झुक के वापस जा रहा है, दूसरा आदमी फिर पहले से भी ज़्यादा शेयर हो जाएगा, और पहले ही बता रही हूँ ख़राब है। तो दोबारा सोच लो एक बार, और कोशिश करो कि मेंटेनेंस का वो जो केस है वो आपके फेवर में अगर आ जाता तो बेस्ट वो रहता। ये है जी, इन्होंने बीएड की है, बहुत मेहनत करके अपने दोनों बेटों को बड़ा कर रही हूँ। मेरे हस्बैंड मुझे इतना नीचा दिखाते हैं, कुछ नहीं समझते अपने आगे मुझे। मैं उनका बहुत सपोर्ट करती हूँ फाइनेंशियली, बट वो फिर भी बोलते हैं मैं उनके लायक नहीं हूँ। ठीक है, नहीं है हम लायक, जो लायक है वो अगले जन्म में मिल जाएगी, अभी तो हम ही हैं। काम चला लो जैसा हम चला रहे हैं, सीधे बोलो, और बिना मतलब किसी को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दो मत। अब इतनी भले पति हो, अभी पीछे भी यही बात हुई है ना। समझदार आदमी है, आपके कर्मों के अनुसार आपको अहमियत दे रहा है, ठीक है। नहीं भी दे रहा ना, तो इससे आपकी अहमियत कम नहीं हो जाती। एक क्वेश्चन आया है, शॉर्ट में बता देती हूँ कि इनकी ननद जो है वो सास ससुर रिटायर होने वाले हैं, तो उनके पैसों के चक्कर में है, और इस वजह से उन्हें भड़काती रहती है अपने माँ बाप को कि भैया इन्हें अलग करो, ताकि वो जो पैसे मिलेंगे रिटायरमेंट पे वो उसे मिल जाएं। तो अब ये परेशान है कि क्या करें। तो देखो, आप अपने सास ससुर के साथ जैसे अच्छे से रहते हो वैसे रहते रहो,
भले वो फ़ोन करके ये वो, उससे होगा ये कि अगर अपनी बेटी की तरफ झुकाव होगा भी ना, तो भी वो कुछ तो आपको अहमियत देंगे, है ना। बाकी पैसे का लालच अगर आपको बिल्कुल भी नहीं है कि आपको कुछ भी ना मिले तो आप ओके हो, तो तब भी जैसे रह रहे हो वैसे रहते रहो। नंद बिगाड़ने की कोशिश कर रही है, आपने बिगाड़ लिया, उसकी जीत हो गई। जब तक सास ससुर अपनी तरफ से प्रॉब्लम क्रिएट ना करें, आपको उनके साथ ऐसे ही जैसे स्मूथली चल रहा है रहने दो, उन्हें बात कर लेने दो। तब ये जो असमंजस आपके दिमाग में है ना, वो पहुंचेगा सास ससुर के दिमाग में, क्योंकि वो देखेंगे कि एक तरफ से लड़की हमारे इंजेक्शन मारे जा रही है, वो बेचारी सीधी चल रही है। तो बड़े हैं, आई होप कि थोड़ा सा एज के अकॉर्डिंग समझदारी से कुछ डिसाइड वो कर लेंगे। हेलो दी, मेरी भी आपकी तरह 2 बेटी हैं। बड़ी बेटी 10 साल की है, छोटी 1.5 की। अब सवाल है बड़ी बेटी का। इतनी आलस है मेरी बेटी में, हिलना भी उसको पसंद नहीं। होमवर्क कराते टाइम कोई बुक कमरे में से लानी हो तो भी वो मेरे चिल्लाए बिना नहीं जाती। पानी का गिलास भी चेयर पर बैठे बैठे मांगती है। कैसे सब काम सिखाऊं उसको एज के हिसाब से? बैठे बैठे उसका वेट बढ़ता है, अभी 60 kg ये है। स्कूल में जाओ तो टीचर भी कंप्लेन करती है कि सब इसमें फुर्ती नहीं दिखाती। वैसे पढ़ाई में क्लेवर है। प्लीज़ मैसेज लंबा हो गया पर प्लीज़ आंसर कीजिए। इतना लंबा तो मैं पढ़ लेती हूँ, बात बताने के लिए कुछ तो चाहिए। लेकिन हाँ, जब वो मांगती है ना, इसका सिंपल ये है, देखो कोई क्या सोचेगा मेरे बारे में, ये सोचना छोड़ दो आप, उसके काम करना ही बंद कर दो। गंदी बैठी है, बैठी रहे, कितनी अनमैनेज रहती रहे, जा ऐसे ही। गंदगी में कमरा गंदा रख रही है, रखने दो, कह दो करेगी तू ही। 1 दिन में कर, 2 दिन में कर, कितने दिन में कर, कुछ दिन का आपको मन कैड़ा करना पड़ेगा। हम क्या प्रेशर में आ जाते हैं, बच्चे के बैग में कॉपी कम है, कोई क्या सोचेगा कितनी लापरवाह माँ है, खुद बैग लगा रहे हैं 5वीं क्लास तक। होता है ये, बहुत सारों को देखा है मैंने। मैं तो फैक्ट बता रही हूँ जो मैंने देखा है, ठीक है। 8वीं 9वीं में लड़की आ रही है, चाय तक बनानी नहीं आ रही उसे, उसके कपड़े अभी तक भी माँ ही धो रही है। क्यों धो रही है भाई? रहने दो। जिस दिन निक्कर बनियान ख़त्म हो जाएंगे, कर रिपीट कर लेगी, फिर क्या करेगी? किसी दिन तो आएगा उसे कि भैया ये तो धो ही नहीं रही, मैं ही धोऊँ। उसमें होगा क्या, उस टाइम पे आपके बच्चे से कोई पूछे लाइफ का सबसे बड़ा विलन कौन? मेरी मम्मी। मेरी लड़कियों की नज़र में अब तो धीरे धीरे बड़ी हो रही हैं, तो जिस दिन अगर उनकी भी छुट्टी है, मेरी भी छुट्टी है, तो वो ज़्यादा खुश नहीं रहती। मैं आपको बताऊं, उन्हें ये लगेगा कि भैया ये नहीं हो तो मैं ज़्यादा, हम लोग फ्री रह लें, क्योंकि मैं रहूँगी तो मैं काम करवाऊँगी, बताऊँगी, समझाऊँगी, एक डिसिप्लिन में रखने की कोशिश करूँगी। लेकिन उनको मैं बीच में फिर कडल करके नॉर्मल कर देती हूँ तो वो खुश हो जाती हैं। तो वो उसमें है कि मम्मी हो भी नहीं भी हो, वो कन्फ्यूज़ अवस्था में रहती हैं है ना। अभी छोटी हैं, लेकिन एक अच्छी माँ लोगों की नज़र में, बच्चों की नज़र में थोड़े टाइम के लिए बनना है, या एक्चुअली अपने बच्चे को एक अच्छा, एक मजबूत इंसान बना के, चाहे आपकी नज़र में वो थोड़ा बहुत इस टाइम पे लगे कि हाँ, मतलब मैं अपना बचपन में याद करती हूँ तो मुझे भी लगता था कि यार सबकी मम्मियाँ इतना कुछ कर देती हैं, इतना पैम्पर करती हैं अपने बच्चों को, हमारी मम्मी नहीं करती। लेकिन जिनकी मम्मियाँ उन्हें पैम्पर कर रही थी ना, उनको आज मैं देख रही हूँ, और मैं हम खुद को देख रही हूँ, अपने भाई बहनों को देख रही हूँ, तो हम लोग ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हेडेड हैं। और ऐसा भी नहीं है कि आज हम अपने माँ बाप की रिस्पेक्ट नहीं कर रहे, अभी सब समझ में आ रहा है कि वो उनका वे ऑफ पेरेंटिंग था। तो आपको उसका आलस जो है ना, कहना 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 आपका हो गया, अब उसे छोड़ दो, बोल दो और सीधे बोल दो करेगी तू ही, जब तेरा मन हो ना तब तू करियो, नहीं तो रह ऐसी गंदी, ना तेरे कपड़े धोऊंगी, ना तेरा कोई काम करूँगी, और ज़्यादा बदतमीज़ी करी खाना भी नहीं बनाऊँगी, अपने आप खाना भी बनाइयो अपना, जला फूका जो बनेगा। धीरे धीरे उसको समझ में आएगा कि भैया मम्मी सीरियस हैं, करेंगी तो खाना तो अब बनाओगी, अभी 10 साल की है, दोगी नहीं उसे, ये तो कोरी धमकी है। लेकिन अपने बर्तन उठा के रखना, अपनी कॉपी किताबें मैनेज करना, अपना बैग लगाना, अपना रूम क्लीन करना, ये सारी चीज़ें वो झक मार के शुरू करेगी, लेकिन झक मार के ही करेगी। आपको ये करना पड़ेगा, ये सोचे बिना कि अगर ऐसा हो गया तो कैसे रहेगी। स्ट्रिक्ट हो जाओ थोड़े से, मारना पीटना चिल्लाना कोई इलाज नहीं होता। लेकिन हाँ, उसको ये एक बात समझ में आनी चाहिए कि अगर मम्मी ने बोल दिया है कि ये मुझे करना है तो ये करना मुझे ही पड़ेगा, वो नहीं करेंगी। जिस दिन उसको ये दिमाग में आ गई, फिर वो आपके एक बार कहने के बाद कर लेगी कि भैया करना मुझे ही है, कलेश होता रहेगा इसलिए तो कर लूँ। हाय दी, मैं पहली बार कमेंट कर रही हूँ। मैं एक हाउसवाइफ हूँ, मेरे पति बाहर रहते हैं, मेरी हेल्थ ठीक नहीं रहती है, जब मेरी दवाई में पैसे लगते हैं तो घर वालों को बुरा लगता है।
मेरे पति तो कभी कभी घर वालों के कहने से उल्टा बोल देते हैं, गाली भी देते हैं। जब मैं कुछ करने को कहती हूँ जिससे मैं अपना खर्च खुद उठा लूँ तो मना कर देते हैं। कहते हैं तुम्हारा मेरे ऊपर डिपेंड रहना ही सही है, जिस दिन तुमने जॉब की तो मैं इस रिश्ते में नहीं रह सकता। मैंने भी कह दिया कि मैं जॉब तो करूँगी, कंडीशन कुछ भी हो। तब से कॉल भी नहीं करते। मैं क्या करूँ दी, अगर मुझे अपनी ज़रूरत पे गाली सुनने को मिले, अपने दम पे कुछ करना चाहती हूँ तो मैं गलत हूँ। जब वो ये कहते हैं कि अगर तुमने जॉब की तो मैं इस शादी में नहीं रहूँगा, तब आप भी ये कहिए कि ठीक है नहीं रहूँगी, लेकिन अगर आपने अब मेरी ज़रूरतों का खर्चा उठाने से मुझे गाली दी तो फिर मैं भी इस रिश्ते में नहीं रहूँगी। और मेरे को कोई शौक़ नहीं है जॉब करने का, लेकिन जब मेरे खर्चों के लिए मुझे सुनाया जाता है तो आप अपने आप को मेरी जगह रख के देखो। हर आदमी यही सोचेगा। एक नॉर्मली अगर सोचना कि भाई मेरा खर्चा ये उठा रहे हैं इसलिए मुझे गालियाँ दे रहे हैं, तो क्यों ना मैं अपना खर्चा उठा लूँ, इतनी सी बात है। तो नई जॉब करवानी, इट इज़ ओके, मैं घर में खुश हूँ, लेकिन आइंदा मेक श्योर करना कि मुझे गाली ना दो, मुझे कुछ सुनाए ना। मैं बीमार अपनी मर्ज़ी से नहीं पड़ी हूँ। मैम मेरी एक प्रॉब्लम है, मेरे हस्बैंड की एक फ़ीमेल दोस्त है जो उनके ऑफ़िस में उनके साथ काम करती है काफ़ी टाइम से, और हमारा उनके मैके में भी आना जाना है। मेरे हस्बैंड उनके ससुराल भी जा चुके। मेरे हस्बैंड 52-56 उनसे राखी भी बनवाते हैं और उनको बहन बोलते हैं। उनको टाइम टाइम पर गिफ्ट भी देते हैं, जैसे उनके बर्थडे पर, राखी पर। लेकिन वह लड़की मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं। मैं अपने हस्बैंड से इस बारे में बात भी की, लेकिन मुझे सुनना नहीं चाहते कि मुझे गलत समझते हैं। आप बताएं मैं क्या करूं जिससे उससे पीछा छूट जाए। आपको वो क्यों नहीं पसंद, पहले उस चीज़ की जड़ में जाओ, आपको वो क्यों नहीं पसंद। अगर कोई स्ट्रॉन्ग रीज़न है तो अपने पति को एक्सप्लेन करो कि मुझे इसलिए नहीं पसंद, आपसे कोई मिसबिहेव किया, कुछ किया। एंड जस्ट सिंपल की बस पसंद नहीं है तो उसमें तो भाई कोई आपके जस्ट पसंद ना होने की वजह से अपना रिलेशन पिछले तक का जो क्यों ख़राब करेगा। खुद सोच के देखो ना, मान लो आपका कोई है ऐसा भाई या कुछ और, आप उसके बहुत दिलो जान से जुड़ी हुई हो, लेकिन आपके हस्बैंड को उसकी शक्ल पसंद नहीं है और वो कहीं छोड़ दे, फंस जाओगी ना बीच में। फिर ये होगा कि ये छोड़ूँ नहीं छोड़ूँ, है ना। तो फिर मैं सलाह दूंगी कि नहीं भाई अपने पति को देखो। फिर भी मैं यही कहती ना कि पति से पूछ तो लो कि दिक्कत क्या है। तो यहाँ अब आपको दिक्कत है तो पहले अपने आप से पूछ तो लो कि एक्चुअल में प्रॉब्लम है क्या। उनका बना बनाया रिश्ता तोड़ने के लिए कोई स्ट्रॉन्ग रीज़न है तो वो बताओ, समझ जाएंगे। नेक्स्ट, हेलो मैम, मेरी एज 31 ईयर है। मैं प्राइवेट में पढ़ाती थी 10th और 12th क्लास को। 2 ईयर से वो जॉब छोड़ दी। अभी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहती हूँ, करूँ कि नहीं आप बताना। मेरी शादी हो चुकी है, हम सब अकेले रहते हैं, मीन सास ससुर से दूर। किस रीज़न से, किस वजह से, तो एग्ज़ाम प्रिपरेशन की सोच रही हूँ, बताना। कर लो, इससे बढ़िया क्या है। नौकरी की तैयारी तो भाई कर लो, मौका है इस टाइम पे। नेक्स्ट ये है मैम, मेरा सवाल ये है कि मेरे 3 बच्चे हैं, मैं उनको लेकर दूसरी सिटी में शिफ्ट हो गई हूँ बिकॉज़ हमारे यहाँ स्टडीज़ और स्कूल इतने अच्छे नहीं। मेरे हस्बैंड वही हैं, बीच बीच में आते हैं। मैं पूरे दिल से अपने बच्चों पर ध्यान दे रही हूँ। मेरी एज 34 है, मैंने MA और BEd किया है, बस करियर को लेकर उदास हूँ। बहुत बार प्रिपरेशन भी स्टार्ट की गवर्नमेंट जॉब की, पर कंटिन्यू नहीं रख पाती। प्लीज़ सजेस्ट मी कि मुझे क्या करना चाहिए। इसमें आपको कोई तरीका, आपको पता है आपको क्या करना है ना, लेकिन कंटिन्यूटी की ये अंदर से आपको खुद को रखना पड़ेगा। कहीं लिख के चिपकाओ मुझे करना है। कोई भी काम हो, देखो बिज़नेस हो, पढ़ाई हो, घर का काम हो, रेगुलरिटी चाहिए। जितना आप करते रहोगे, अब तैयारी जम के करो। जब 2-3 महीने 4 महीने कुछ तो दोगे उसकी तैयारी को, जब भी तो रिस्पॉन्स आएगा। नहीं तो फिर नहीं है करनी तो फिर मत ही करो, फिर टाइम क्यों ख़राब कर रहे हो। फिर पूरी तरीके से हाउसवाइफ वाले रोल को अच्छे से प्ले कर लो। तो जी लगा के करो, अगर करना है तो। करना तो है ही अच्छी बात, अगर करते हो तो इसमें तो कोई दो राहे है ही नहीं। मैम मेरी प्रॉब्लम सॉल्व करो। मेरी जेठानी का नेचर ऐसा है जो मुझसे बिल्कुल नहीं बॉन्ड करता। मुझे सब जगह जाना आना, सबसे मिलना अच्छा लगता है, उन्हें ये कुछ भी अच्छा नहीं लगता। तो सास हमेशा उनकी तारीफ़ करती हैं और मेरी बुराई। ऐसे में मुझे क्या करना चाहिए। आपको कुछ नहीं करना चाहिए, आप जो करती हैं आप वही करती रहिए। जिसको पसंद आ रहा है ठीक है, जिसको नहीं पसंद आ रहा नहीं ठीक है। सास से तारीफ़ सुनने के लिए आप भी जेठानी जैसी बनने की कोशिश करें। अपने नेचर का उल्टा चलोगी, नहीं कर पाओगी, कुछ दिन बाद फिर पलटोगी, फिर गालियाँ पड़ेंगी। इसलिए जो कर रही हो करती रहो, जस्ट बी योरसेल्फ। मैं सिर्फ चाहती हूँ अपने लिए इंडिपेंडेंट होना। बाकी हस्बैंड का बिजनेस अच्छा है और वो एडवोकेट भी हैं। सोचती हूँ सबके लिए किया, पर अपने लिए कुछ नहीं। कंटिन्यू सोचने से मुझे लगता है कि डिप्रेशन में ना चली जाऊँ। सो प्लीज़ हेल्प मी।
जब इतना सोच रही हो तो फिर कर लो, जो भी आप कर सकती हो, बाहर निकलो, नौकरी पकड़ो और इंडिपेंडेंट बन जाओ। हर कोई हाउसवाइफ मटेरियल नहीं होता, हर कोई वर्किंग वूमन मटेरियल नहीं होता। तो अब आप वर्किंग वूमन वाला मटेरियल हो, इसीलिए आप घर में रह के इतना सोच रही हो, तो बाहर निकलो और इंडिपेंडेंट बन जाओ। नमस्ते मैम, ज़िंदगी कब क्या मोड़ ले लेगी ये किसी को नहीं पता। 7 दिन पहले मेरा एक्सीडेंट हो गया, मेरे एंकल वाली हड्डी टूट गई, ऑपरेशन हुआ और 2 महीने का बेड रेस्ट। तकलीफ़ में बता नहीं सकती मैम। पति तो घटिया था ही, पर नीचता की हद अब पार कर दी है उसने। अब जीने का मन नहीं। 2 बेटियां हैं मेरी, सिलाई करके वीडियो अपलोड करती थी यूट्यूब पर, अब सब ख़त्म। मैं क्या करूं, आप प्लीज़ सजेस्ट कीजिए ना। 2 महीने का बेड रेस्ट है, 2 महीने के लिए कम्युनिटी पोस्ट डाल के कि भाई मेरे साथ ये दिक्कत है, अपनी फ़ोटो वगैरह पोस्ट करके थोड़ी बहुत अपडेट डाल सकती हो, और हाथ से जो कर सकती हो सिलाई के काम वो बीच बीच में वीडियो शेयर कर दो, क्योंकि एंकल का हुआ है, बाकी बॉडी मूवमेंट है तो आप मशीन नहीं चला पाओगी, ठीक है। और मशीन में भी आप हाथ से पहिया घुमा के कर सकते हो काम। तो जब भी कोई लाइफ में प्रॉब्लम आए ना, तो ये सोचने के बाद कि मैं ये नहीं कर सकती, उसके बाद उसे बंद कर दिया करो, अगला चैप्टर खोला करो कि मैं कर क्या सकती हूँ, ठीक है। अब पति बता रही हो पहले ही घटिया था, तो वो चोट लगने के बाद सुधरेगा तो है नहीं। जो ब्रांड का है वो इसी ब्रांड का रहेगा, तो उसको छोड़ दो अपने हाल पे जैसे चल रहा था। बाकी जो 2 महीने की अभी ये चोट वोट है, इसको मैंने बता दिया आपको, तरीका है, निकाल लो, फिर वापस लाइफ ट्रैक पर आ जाएगी। नेक्स्ट, बहन सब अच्छा चल रहा था बट अभी घर में एक मैरिज आई, मूड ख़राब हो गया। हम 8 देवरानी जेठानी हैं। ओ भाई साहब, सबसे बड़ी वाली, उसके बच्चे बहुत ज़्यादा रौब चलाए जाएँ। जॉइंट फैमिली फंक्शन में बड़ी जेठानी को जो देवरानी अच्छी लगती है उनको बिना बात कोई भी शगुन दिलवा देती है। जब हमारी बात ही आती है तो बोलते हैं कोई ज़रूरी नहीं है शगुन की। उनके बच्चे भी फ़ोटोज़ नहीं करवाने देते, डांस के लिए सॉन्ग नहीं लगने देते, बहुत बुरा लगता है। शादी की रस्म में भी सब जगह खुद आगे रहते हैं, हम लोगों को आगे आने ही नहीं देते। आँखों में पानी आता है बट ये सोच कर चुप हो जाते हैं जिसकी शादी है उसके घर कलेश उचित नहीं, मांग कर या ज़्यादा कर शगुन लेने में वो बात नहीं रहती, लालची बोलेंगे सब। तो आपको बिल्कुल सही से समझ में आ रहा है कि एग्जैक्ट आपको क्या करना चाहिए। अब इसमें मेरी सलाह की कोई ज़रूरत ही नहीं है, आप बिल्कुल सही जा रहे हो। दूसरे घर कलेश नहीं करना चाहिए। दूसरी बात, सॉन्ग के लिए गाना नहीं लगाने दे रही है, वो नहीं लगाने दे रहे, नहीं, जो गाना चल रहा है उस पर ना चलो। और आपको दिखाना है कि मेरे बच्चे इस वाले गाने पे नाचते हैं, सोशल मीडिया पे अपलोड कर दो, व्हाट्सएप पे लगा दो, देख लेंगे रिश्तेदार कि हाँ भाई ये बच्ची नाचती है या बच्चा नाचता है, ठीक है। फ़ोटो वगैरह क्लिक करने का अब तो ज़रूरत ही नहीं है। पहले होता था कि स्टेज पर खड़े हैं जी, वो फोटोग्राफ़र क्लिक कर रहा है, उसने फ्लैश मार दिया, हमारी फ़ोटो ही नहीं आई। सबके हाथ में फ़ोन है, खींच लो, 20 छोड़ 200 फ़ोटो खींच लो अपनी, दूल्हा दुल्हन के साथ सेल्फियाँ ले लो, करने दो ना। किसी किसी को ना आदत होती है चौधरी दिखाने की। तो जब तक ये ना लगे कि अगर नहीं बोले तो गला कट जाएगा, तब तक उसे दिखा लेने दो, खुश रहने दो उसे अपने आप में। फालतू की उनके साथ पंगे लेके ना, होना कुछ नहीं है, वो सुधरने वाले नहीं है। पहली चीज़, हमारे यहाँ हैं 1-2 ऐसे, तो वो सुधरते नहीं हैं। ज़रा सा सीधे मुंह बात करोगे ना, तुरंत आपका बाप बनने की कोशिश करेंगे। लेकिन बात यह है कि भाई बाप एक जोड़ी था, नहीं रहा, तो हमें दूसरे बाप की ज़रूरत है नहीं, तो हम तो लेंगे नहीं तेरी बाप वाली बात। तो जस्ट इग्नोर, तू औरों का बाप बन, हमें बख्श दे। तो आपकी जेठानी है, आप उसके बच्चे हैं, जो जेठ जेठानी का नेचर होगा सेम बच्चों में आ गया होगा, उनकी भी कोई फॉल्ट नहीं है। तो उन्हें आदत है हर जगह चौड़े होके अपना 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 दिखाने की। दिखा लेने दो, दिखा लेने दो। इतना बड़ा वो है, मंडप होता है, कहीं भी नाच लो, फ़ोन में फ़ोटो खींच लो, एंजॉय कर लो। जहाँ पे ऐसे लोग दिखावे में आगे रह रहे हैं, आप काम में आगे रह लो। तो जो वहाँ भी रिश्तेदार जिसके यहाँ गए होंगे उसकी नज़र में तो आपकी वैल्यू थोड़ी बहुत हो ही जाएगी कि भैया ये तो बस तमाशा करने की है, काम देखो इसने कितना करा लिया। ये कर सकते हो। अगर आपको ये लग रहा है कि मैं दिखूंगी तभी मेरी अहमियत बढ़ेगी, तो दिखने की जगह सिर्फ वहाँ स्टेज पे और इधर उधर ही थोड़ी होती है। आप एक्चुअल में उसकी कहीं हेल्प करा दो, ऐसी जगह कोई काम करा दो उसका जो उसको मुश्किल पड़ रहा हो, बन जाएगी वैल्यू आपकी। Next, hi, I have 2 children of age 10, 11. One is girl, other is boy. I was a software developer. After marriage, I was working as a faculty teacher. Due to 2 children and nuclear family, I have not done anything till children became 5. After that, we had gone out of India.
ड्यू टू वीज़ा रिस्ट्रिक्शन आई हैड नॉट डन एनी जॉब देयर, बट नाउ आई एम लुकिंग फॉर जॉब एज अ टीचर. But my mother is negative. Every week she calls me, says who will take care of children. I don't like her nature. From 2 years I am searching for job, but mother is negative. She always tells, look at children, why do you want to career. देखो मैं पूरा पढ़ ही नहीं रही, मुझे बात समझ में आ गई. आपको जो करना है ना वो आपको अपने मन में सही गलत का भली भांति विचार करके एक बार निर्णय ले लेना चाहिए. उसके बाद उसको बदलने के लिए लोग क्या कह रहे हैं अगर वो सुनने जाओगे कहीं के नहीं रहोगे, चाहे वो आपके माँ बाप हो चाहे वो आपके पति के माँ बाप हो. ये मैं खाली पति के माँ बापों के लिए नहीं कह रही कि इन-लॉज ही टॉक्सिक होते हैं बहुत सारे माँ बाप ने. बच्चों को देख आपके बच्चे हैं, आपने पैदा किया, उनको दर्द लेके आपसे ज़्यादा उनकी परवाह कोई नहीं करेगा. अपने मन में समझा लो, ठीक है ना. तो अगर आपने डिसीजन लिया है बाहर निकलने का तो कुछ सोच समझ के लिया होगा. आप अपने बच्चों को और जॉब को मैनेज कर लेंगे. उनको सिर्फ ये बोल दो कि मैं कर लूँगी, आपके पास नहीं आऊँगी अपने बच्चे लेके. देन करो, जॉब सर्च करो, मिल जाए तब करना शुरू करो. फालतू ध्यान मत दो इनकी बातों. सर हमारा हस्बैंड भी बात सुनता नहीं, क्या कहें. मैं उनकी प्रॉब्लम समझती हूँ, वो मेरी प्रॉब्लम समझने को तैयार नहीं होते. क्या करूँ सर, मैं बहुत दिक्कत होती है. मैम मेरे हस्बैंड बहुत गुस्से वाले हैं, क्या करूं. इस बार ये इन्होंने मुझसे मासरा भी है, इनके साथ लाइफ काटना बहुत मुश्किल है, मारा भी है. ये होगा भैया. गुस्से वाले का तो गुस्से से ही इलाज बनाओ, अगर शांति से नहीं बन रहा तो. 2 तरीके होते हैं. सामने वाला, अगर हम जैसे कहते हैं ना हेल्दी मैरिज के लिए क्या है कि एक को गुस्सा है दूसरा शांत हो जाओ, ठीक है, बहुत बार सुना होगा. मान लो हमने फॉलो कर दिया, अब वो एक हमेशा वही होगा और दूसरा जो चुप रहने वाला वो हमेशा हम होंगे. तो वो काई की हेल्दी मैरिज हो गई. उसके लिए हो सकता है हेल्थ बन रही हो मैरिज की, हमारे लिए तो मैरिज बीमार हो गई. तो ये तो सिचुएशन तब चलती है कि भाई पत्नी गुस्सा है तो पति चुप हो गया, पति गुस्सा है तो पत्नी. लेकिन खाली पति गुस्सा हुए जा रहा, पत्नी चुप रहे जा रही है, तो वो कहाँ की हेल्दी मैरिज हो गई. तो उसमें आपको करना पड़ेगा ना कि आपने पहले देख लिया चुप रह के, फिर दूसरा तरीका अपनाओ कि भाई गुस्सा मुझे भी आता है और अगर आप चिल्ला रहे हो उससे डबल मैं चिल्ला के सुना दूँ, माइक लगा के चिल्ला लूँ. बताओ कैसा रहेगा. अब ये मारा वाली जो बात है, एक बार हो गया आपने झेल लिया, अगली बार सीधे धमकी दो कि भैया पुलिस केस हो सकता है, इस बात पे अंदाज़ा है. हाथ उठाना अलाउड नहीं है भारतीय संविधान के अनुसार. तो ये हो सकता है, मैं कर सकती हूँ ये चीज़. एक बार आराम से बोल गई, बता दो कि ये मारा पीटी चलेगी नहीं. अब हो गया जो हो गया, उसके बाद मैं लूँगी नहीं. और जब मारने जाएं, नहीं भी इतनी हिम्मत है, मैं मानती हूँ डर लगता होगा. जिसके साथ आपने फेरे लिए, प्यार किया, बच्चे पैदा किए, वही आपको मारने चढ़ रहा है. इतना आसान नहीं होता बोलना. तो आप कम से कम ये कर सकते हो कि मार खाने के बजाय भाग के जाके किसी कमरे में अपने आप को बंद तो कर सकती हो कि बाहर आऊँगी ही नहीं जब तक मारोगे नहीं, मतलब जब तक मानोगे नहीं. या फिर जिस कमरे में वो हैं खुद बाहर आओ, उन्हें कमरे में बंद कर दो. एटलीस्ट पिटने से तो बचो, दिमाग का तो थोड़ा यूज़ करो अगर दिल हिम्मत इतनी जोड़ पा रहा तो. लेकिन आप पिट भी रहे हो, गालियाँ भी खा रहे हो. भाई वो हो गया कि ये हो रहा है, लेकिन अब इससे बचना कैसे है ये सोचो. हिम्मत है धमकी देने की, लड़ने की तो लड़ो, लेकिन बचो, कम से कम बचने की तो हिम्मत रखो. सामना करने की नहीं है तो पिटो तो मत. कोई हड्डी टूट जाए, कुछ हो जाए, क्या होगा फिर. तो इस चीज़ से निकलने का रास्ता देखो कि उसे रो मत बैठ के कि गुस्से वाला है, उसका इलाज क्या करना है. तो या तो सामना करो, या फिर जब बकना शुरू करे, कुछ करे, सिंपल कमरे में या तो खुद अलग हो जाओ या फिर उसे सामने ही मत पड़ो. नहीं आऊँगी सामने जब तक नॉर्मल टोन में बात नहीं करोगे. किसी ने कहा उसी के सामने कहना वो आ बैल मुझे मार. एक आदमी कर रहा तमाशा और हम उसके तमाशे में हिस्सा बन रहे हैं. क्यों बन रहा है. अलग होके बैठो, कर लो, अकेले दीवार में सिर मारो, बात ही नहीं करनी. हाँ जी, तो मुझे उम्मीद नहीं थी, लेकिन 195 कमेंट्स में से कुछ थे सक्सेस स्टोरीज़ जो समय की कमी की वजह से मैं नहीं पढ़ पाई. बहुत बहुत बधाई उन लोगों को जिनकी लाइफ सॉर्टेड होकर किनारे लग गई है. चाहे आप उसका क्रेडिट यहाँ पर दे रहे हैं, दैट्स वेरी नाइस ऑफ यू, लेकिन मेरी मेहनत वसूल हो गई. ठीक. और कई ऐसे थे जो वो जेठानी देवरानियों पे हुक्म चला रहे ना, उससे रिलेटेड ही 10-12 क्वेश्चन थे, कमेंट थे, सॉरी, उनकी कहानी पढ़ ली, जवाब मैंने एक का दे दिया. ठीक है. और
5-6 ऐसे थे जो ऐसे 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 करके ख़त्म ही नहीं हो रहे थे। उनको मैंने पढ़ा भी नहीं है, उनको छोड़ दिया। रिक्वेस्ट है उनसे कि थोड़ा सा छोटा करके अपनी प्रॉब्लम को लिखें, नहीं तो मैं नहीं पढ़ पाऊँगी। ठीक, फटाफट से ये वीडियो अब जितना भी लंबा हुआ होगा, मुझे बड़ी खुशी है कि सारे कमेंट्स ऑलरेडी मतलब हो गए। मुझे लग रहा था कि आधे में करके छोड़ने पड़ेंगे। फ़िलहाल ये एपिसोड यहीं ख़त्म होता है 84। अगली बार आपको मिलूँगी 83 के जवाब लेकर। तब तक के लिए बाय बाय, स्टे ब्यूटीफुल ऑलवेज।